है कि आपके सिवाय साउंड नहीं आ रहा है अभी किसी का। बात करेंगे, एक बार हम शुरू कर लें इसको। जी सर, इस जस्ट अ मिनट। साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। जी स्टार्ट सर। स्टार्ट करें सर। This call is now being recorded. This call is now being transcribed. This call is now taking notes. मैं अरविंद खुरानिया, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन व राष्ट्रीय सेवा भारती के 269वें वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे आपको विदित है, आज का वेबिनार का हमारा टॉपिक रहेगा अडॉप्शन, और हमारे बीच में एक ख्याति प्राप्त वक्ता श्री हेमंत नटवरलाल चौधरी जी मौजूद रहेंगे, जो अडॉप्शन के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा और अपने एक्सपीरियंस के द्वारा अडॉप्शन की बातें, अडॉप्शन के रूल्स, उसके बारे में हम सबको बताएंगे, जानकारी देंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में, और मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा कि हेमंत चौधरी जी जो अकोला महाराष्ट्र से हैं, और आपने बीकॉम किया है, मास्टर इन बिजनेस में किया है, और आप प्राइवेट सेक्टर में पिछले 40 साल से कार्यरत हैं। 2017 में आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी नवी मुंबई से रिटायर हुए, और तब से आप जो है प्राइवेट सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपका एक बार फिर चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपको विदित है कि 2-3 कानून बच्चों के वेलफेयर में हमारी सरकार हमारे बीच में लेकर आई, जिसमें प्रमुख हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, जिसमें अडॉप्शन का प्रावधान दिया गया है। अडॉप्शन के रेगुलेशंस हमारे सामने आए 2017 में, जो कि अमेंडेड होकर 2022 में अडॉप्शन रेगुलेशन 2022 के नाम से हमारे सामने आए। कारा का एक एजेंसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, ये वो माध्यम है जिसके द्वारा एक लीगल अडॉप्शन की जा सकती है। मैं आपका ध्यान कराना चाहूंगा जेजे एक्ट के चैप्टर 8 की तरफ और मॉडल रूल्स चैप्टर 7 की तरफ, जिसमें सेक्शन 56 से 73 तक जो है अडॉप्शन का प्रोविजन एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह चैप्टर 7 में मॉडल रूल्स में सेक्शन 43 से 53 तक उसका प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया गया है। अडॉप्शन रेगुलेशन इनिशियल स्टेज पर हमारे सामने आए थे 16 जनवरी 2017 में, जिसे पार्लियामेंट ने अमेंड किया, और 23/9/2022 को दोबारा से ये रीनोटिफाइड होकर अमेंडेड प्रोसीजर के साथ आए। और इसमें एक मुख्य बदलाव जो किया गया, जुडिशियल कोर्ट की पावर्स को वापस लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑथराइज किया गया, अडॉप्शन ऑर्डर पास करने के लिए सक्षम किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अडॉप्शन की हम बात करें तो अडॉप्शन रिलेट करता है ऑर्फन से, अबेंडेंड चाइल्ड से, सरेंडर्ड चाइल्ड से, जिसको लीगल फ्री करके अडॉप्शन की प्रक्रिया में डालकर उसको एक पेरेंट्स, एक घर, एक अच्छा वेलफेयर का सिस्टम दिया जाता है, और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जुडिशियल वे में। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता हैं हेमंत चौधरी जी से, वो आप सबको संबोधित करेंगे, और जो उनका लंबा एक्सपीरियंस है
जो उन्होंने स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी चलाई है, जिसमें काफी लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं और बच्चों को अडॉप्शन करवाकर पेरेंट्स और घर मुहैया करवा रहे हैं, श्री हेमंत चौधरी। धन्यवाद। मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ और हमारी संस्था का नाम है उत्कर्ष शिशु गृह और गायत्री बालिका आश्रम। उत्कर्ष शिशु गृह ये 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए होते हैं, शिशु गृह जो होते हैं, और ये सा है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, जो गवर्नमेंट का नोमेनक्लेचर है, और इसके थ्रू सारे अडॉप्शंस होते हैं। और जो दूसरी बच्चियों का जो हमारा आश्रम है, गायत्री बालिका आश्रम, वो 7 से 18 साल की बच्चियां हैं। ऐसे 2 हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एक ही प्रीमाइसेस में है, और हम लोग अकोला महाराष्ट्र से ऑपरेट करते हैं। अभी आज सर ने थोड़ा बैकग्राउंड दिया है, खुरानिया सर ने, कि जे एक्ट क्या है, कैसे आया था। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल साइड आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में, कि अडॉप्शन अवेयरनेस इसलिए देना चाहता हूं कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इंडिया में अगर बच्चा गोद लेना है तो कैसे लिया जाता है। कई परिवारों को पता नहीं है, करना है उन लोगों को, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं होती है। थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि ऑर्फन यानी अनाथ, ऑर्फन का डेफिनेशन क्या है। यूनिसेफ ने इसका, हमारे हिसाब से अनाथ वो बच्चा होता है जिसके माँ और बाप दोनों नहीं है, माता पिता दोनों नहीं है। लेकिन यूनिसेफ ने इसका डेफिनेशन चेंज कर दिया है और एक सिंगल पेरेंट के बच्चे को भी ऑर्फन कहा जाता है। वो सर पीपीटी दिखा रहे हैं क्या? हाँ, दिखा दे दो। यस सर, प्लीज। जस्ट अ सेकंड। अनिल जी, आप कर रहे हैं या मैं इधर से करूं? मैं कर देता हूँ सर। ठीक है जी सर। हाँ, फर्स्ट स्लाइड पे ले लीजिए। जी हाँ, ओके। अब सेकंड स्लाइड पे चलिए। ओके, डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्फन एज पर यूनिसेफ। यूनिसेफ का मैंने अभी बताया आपको कि उन्होंने कहा है कि भाई सिंगल पेरेंट का भी बच्चा अगर है तो उसको ऑर्फन माना जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि हिंदुस्तान में, भारत में कितने ऑर्फन बच्चे होंगे? किसी को कोई आइडिया है इस बारे में? डिफिकल्ट है, मुझे भी कभी पता नहीं था, लेकिन थोड़ा स्टडी करने के बाद में मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे अनाथ पाए जाते हैं। 150 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ से ज्यादा है, यानी करीब करीब 2% बच्चे अनाथ है। अब हिंदुस्तान में अडॉप्शंस कितने होते हैं? कारा की वेबसाइट के अनुसार हर साल 4 से 4,500 हजार बच्चों का ही अडॉप्शन हो रहा है। अब आप देखिए, 3 करोड़ बच्चे अनाथ कहलाते हैं, लेकिन अडॉप्शंस जो है 4 से 4,500 हजार बच्चों का होता है। और आज कारा के अंदर 36,000 की वेटिंग लिस्ट है। 36,000 इज द वेटिंग लिस्ट। सो आज वेटिंग पीरियड जो है काफी लंबा चल रहा है। अब ये बच्चे कहाँ से आते हैं? फ्रॉम वेयर दिस चिल्ड्रन कम टू द ऑर्फनेजेस। ये बच्चे सारे जो है, ये कहीं पुलिस को मिलते हैं, कहीं हॉस्पिटल से आते हैं, कहीं लोग सरेंडर करके जाते हैं। इस तरह से अनेक तरह से ये बच्चे अनाथ आश्रम में पहुंचते हैं, या जो CCIs भी कहते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट का नोमेनक्लेचर है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, उसके अंदर ये बच्चों की एडमिशन की जाती है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ज्यादातर बच्चों का अडॉप्शन जो है हिंदुस्तान में, भारत के अंदर 0 से 2 साल का होता है। सभी को छोटा बच्चा चाहिए, बड़े बच्चे किसी को नहीं चाहिए। तो 2 से 18 साल के बच्चों की क्या हालत है, इनकी क्या दशा है, इसके ऊपर बहुत गहन तरह से सरकार को और समाज को इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर कोई ज्यादा काम हो नहीं रहा है। इसके बावजूद जो बच्चे अनाथ आश्रम में आते हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चों के इंस्टीट्यूट्स है,
उसमें स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो है, डिसेबिलिटी, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, डिसेबिलिटी को 21 प्रकार से डिफाइन की गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर, RPWD में। तो ये 21 प्रकार के डिसेबिलिटीज के जो लोग हैं, ये करीब करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़, कोई फिगर नहीं है इसका अपने पास में, सरकार के पास में भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, हो सकता है अगले सेंसस के अंदर कोई फिगर मिले इसका। अब गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग कितना बोझा देंगे? कैन गवर्नमेंट अलोन टेक अप दिस ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी? शक्य ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि गवर्नमेंट अकेली इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। गवर्नमेंट के पास में इतना सेटअप ही नहीं है, ना लोग है, ना उतना मैनेजमेंट कैपेसिटी है। तो ये चीजें जो है ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर NGOs द्वारा इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी अडॉप्शन लॉस कितने हैं इंडिया में? इंडिया के अंदर 2 अडॉप्शन लॉस चलते हैं। एक HAMA, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, एंड सेकेंडली इज, अभी सर ने जैसे बताया, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ओके, सो HAMA और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बीच में क्या फर्क है? ये फर्क काफी ऐसा देखो तो बारीकी से है, लेकिन अभी गवर्नमेंट यही कह रही है कि JJ एक्ट के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा अडॉप्शन होने चाहिए। अभी थोड़ा एक कुछ फर्क आपको मैं 2 लॉस के बीच में बताता हूं जो मेन है। HAMA जो था वो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स लोगों के लिए ही बनाया गया था। इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियंस और पारसीज या अदर रिलीजन के लोग इंक्लूडेड नहीं थे। तो इन लोगों के लिए कोई एक्ट नहीं था अडॉप्शन के लिए। जो ये 4 अपने धर्म है, रिलीजन्स है, इनके बाहर जो दूसरे धर्म है, इनके लिए कोई एक्ट नहीं था। JJ एक्ट है, ये अभी सेक्युलर एक्ट बनाया गया है और इसके अंदर सारे धर्म के लोग इंक्लूडेड है। HAMA के अंदर 15 साल तक के ही बच्चे की अडॉप्शन होती थी। अभी जो JJ एक्ट है उसके अंदर 18 साल तक के बच्चों की अडॉप्शन होती है। HAMA के अंदर एक प्रोविजन ऐसा था कि अगर आप के पास आपको एक लड़की है और एक दूसरी लड़की आप अडॉप्ट करना चाहते हो, तो सेम सेक्स की लड़की यानी सेम सेक्स का पर्सन आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर JJ एक्ट के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपको एक लड़की है तो आप एक दूसरी लड़की अडॉप्ट कर सकते हो, आपको लड़का है तो दूसरा लड़का भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। JJ एक्ट के अंदर इसको फ्रीडम दी गई है। अभी जो अडॉप्शन के प्रोसीजर है वो HAMA में थोड़ी बहुत सिंपल ही थी, जिसके अंदर एक रजिस्टर्ड डीड के ऊपर आप एक अडॉप्शन कर सकते हो। लेकिन JJ एक्ट के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में अब जाना पड़ता है। पहले कोर्ट के मार्फत होता था, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मार्फत होता है ये। और इस तरह कुछ और फर्क है जो ठीक है, वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे वरना अपना समय काफी जाएगा इसके अंदर। एक इंटरनेशनल अडॉप्शंस के लिए इंडिया ने हेग कन्वेंशन के साथ में, हेग कन्वेंशन का सिग्नेटरी बन गए 2003 में। हेग कन्वेंशन का जो हुआ था 1993 में, तो उसके बाद में 2003 में इंडिया बिकेम अ signatory and it ratified that act, and we now can give children for international adoption or bring children from outside to India from by adoption। तो ये एक फर्क आया है इसके अंदर, JJ एक्ट के अंदर। HAMA के अंदर ये नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अडॉप्शन कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है ये रेगुलर अडॉप्शन। रेगुलर जो दत्तक दिए जाते हैं बच्चे, वो रेगुलर अडॉप्शन बताएंगे, जिसके अंदर आप बच्चे को लेने के बाद में आपका नाम देंगे उसको और आपका वो लीगल हेयर होगा। ही विल बी एज गुड एज योर बायोलॉजिकल चाइल्ड। आपका खुद का जो बच्चा होगा उसी प्रकार उसके सारे राइट्स रहेंगे। एक दूसरा होता है फोस्टर केयर। ये अडॉप्शन नहीं है, फोस्टर केयर है। फोस्टर केयर ये जो होते हैं, इसके अंदर आप कोई भी CCI से, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट से 7 साल से 18 साल के कोई भी बच्चे को टेम्परेरी बेसिस पे 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर के लिए आप अपने घर पर ले जाके एज अ
एज अ चाइल्ड उसको ट्रीट करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसकी शिक्षण देखेंगे उसका, और उसको एक बच्चे की तरह से आप पाल सकते हो। फोस्टर केयर ये बहुत जरूरी है, वरना हिंदुस्तान में इतने सारे बच्चे हैं कि जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और एक आखिरी में होता है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर तब होता है जब 18 साल के बच्चे, गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल के बच्चे हो जाने के बाद में वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट से, शेल्टर होम से बाहर हो जाते हैं। अब आप देखिए 18 साल के बाद में बच्चों को कितना समझ होती है, इनकी समझ कम होती है, ये इनको खुला छोड़ दिया जाता है, और इसके बाद में इनको मिसगाइड करने वाले काफी लोग मिलते हैं। तो अभी एक नया कंसेप्ट है कि भाई 18 से 21 साल तक भी इनको संभालना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर केयर, ताकि वो ग्रेजुएट हो जाए, पढ़ाई लिखाई करे और अपने पैरों पे खड़े हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये जेजे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और अडॉप्शंस को पूरे इंडिया में रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी खड़ी की है, और इसका नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा। ये बॉडी 2016 के अंदर स्टैट्यूटरी बनाई है थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी इसके सारी जो प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है कारा के ऊपर, जिसको अडॉप्शन करना है वो कारा के ऊपर जाके ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन कारा वेबसाइट। Who can apply for adoption? Any person, married couple, or even a single person can apply for a child. Okay, single parent को भी child मिलता है। Okay, legally married couple with stable marriage of 2 years. हस्बैंड वाइफ के 2 साल का मैरिज के बाद में ही वो अप्लाई कर सकते हैं। Parents with their own biological child can also apply subject to conditions. अगर आपको एक बच्चा है और आपको दूसरा चाहिए तो भी आप ले सकते हो। आजकल के काफी ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आजकल के जो जेन ज़ी लोग हमारे नया जनरेशन है, इन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि कई कपल्स ऐसे हैं कि जो एक बच्चा खुद का करते हैं, अगर लड़की हुई तो लड़का अडॉप्ट करते हैं, और लड़का हुआ तो लड़की अडॉप्ट करते हैं। सो पेरेंट्स विद देयर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड कैन आल्सो अप्लाई सब्जेक्ट टू कंडीशंस। जैसे अभी मैंने कहा सिंगल पेरेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन मेल एप्लीकेंट को गर्ल चाइल्ड नहीं दिया जाता। मेल एप्लीकेंट डजंट गेट अ गर्ल चाइल्ड। ओके, ही कैन गेट अ मेल चाइल्ड, दैट टू विथ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कंडीशंस। अभी किस पेरेंट्स को कितने साल का बच्चा मिलेगा, ये भी कंडीशंस अपने एक्ट के अंदर लिखी है। देखिए यहाँ पे ये टेबल पे मैंने दिया है, अप टू 2 years कंपोजिट एज, हस्बैंड वाइफ इनकी एज 85 years होनी चाहिए या बिलो, तो इनको 0 to 2 years का बच्चा मिलेगा। दिस एज शुड बी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्टर करते हो उस वक्त का एज है। अगर 3 या 4 साल के बाद में आपको बच्चा मिलता है तो भी आपको 0 to 2 years का ही मिलेगा। और अगर आप सिंगल पेरेंट है तो आपकी एज 40 years से अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में 2 से 4 साल का बच्चा 90 years की कंपोजिट एज और 45 years सिंगल पेरेंट। 4 to 8 years का 100 years का कंपोजिट एज, हस्बैंड वाइफ का जॉइंट एज 100 years, 50 years सिंगल पेरेंट। सॉरी, above 8 years up to 18 years 110 years। ये सारे एज के क्राइटेरियाज है, और आपको कौन सा बच्चा मिल सकता है ये देखिए। ऐसा है, ज्यादा उम्र वालों को छोटा बच्चा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं होती है छोटे बच्चे को संभालने की। छोटे बच्चे जो होते हैं इनके लिए आपको फिजिकल मूवमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। तो आप एक उम्र अगर बड़ी हो जाती है तो आप इन बच्चों को देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार ने ये नियम बनाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कौन सी है? ओके, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भरनी है पहले, नेम, एज, आधार कार्ड एक्सेट्रा। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉलम्स जो होते हैं, एक तो आपको कौन से स्टेट से चाहिए, आपको 2 स्टेट का चॉइस दिया जाता है। आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से बच्चा मांग सकते हो, तो 2 स्टेट की चॉइस दे दी। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूं तो कई लोग महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का डालेंगे और गुजरात का डाल देंगे या एमपी का डाल देंगे, ठीक है। आप वहां पे कोई भी, आप एमपी में बैठे हो तो आप गुजरात और महाराष्ट्र भी मांग सकते हो। फिर विच जेंडर यू वांट, आपको कौन सा जेंडर का बच्चा चाहिए, मेल, फीमेल और एनी। जिस वक्त आपका नंबर लगेगा, मेल अगर है तो आपको मेल बच्चा दिखाया जाएगा, फीमेल मांगा है तो फीमेल। और अगर आपने एनी को ऑप्ट किया है, अगर एनी को ऑप्ट किया है तो आपको आपका नंबर जब लगेगा तब जो भी बच्चा अवेलेबल है, आइदर मेल और फीमेल, वो आपको दिखाया जाएगा। After registration within 30 days you have to upload various documents in support of registration। यानी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, मींस प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मैरिज सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ, मेडिकल रिपोर्ट, रेफरेंस लेटर एक्सेट्रा। कुछ 6-7 चीजें आपको अपलोड करनी है, वो 30 दिन के अंदर आप अपलोड करेंगे। वेटिंग लिस्ट आपकी जो है वो ये आपके रिपोर्ट्स अपलोड होने के बाद में ही शुरू होती है। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आपने आपका ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, उसके बाद में आपको एक चॉइस आती है, आपके घर की गृह चौकसी बोलते हैं, गृह चौकसी कहते हैं इसको, होम स्टडी रिपोर्ट। एक होम स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, तो आपको कौन सी एजेंसी से करवाना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट के एजेंसी से करवाना है, वो डिस्ट्रिक्ट के चाइल्ड वेलफेयर डीसीपीयू जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का ऑफिस होता है, वहां से करवाना है या किसी और से करवाना है, वो आपको बताना है। और वो जो एजेंसी है जिसका नाम आपने टिक किया है, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, तो वो आपके घर पर आएंगे, आपकी होम स्टडी करवाएंगे। मींस इसके अंदर ये आता है कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सब सही है या नहीं है, इसका वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वो फिर आपका घर देखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आप मेंटली कितने प्रिपेयर्ड है इसके बारे में आपसे करेंगे, आपका एक साइको एनालिसिस करेंगे और आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। आपकी फैमिली अगर है, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, या और कोई बच्चे है, जैसे एक बच्चा है आपको ऑलरेडी और आपने अप्लाई किया है, तो उस बच्चे से भी बातचीत करेंगे। तो ये जो होती है, ये होम स्टडी रिपोर्ट होती है, और इसको जो एजेंसी आती है आपके वहां पे, वो आपको भरती है इस होम स्टडी रिपोर्ट को। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आज के तारीख में महाराष्ट्र के अंदर 3.5 से 4 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। आपका नंबर लगने में 3.5 से 4 साल महाराष्ट्र में लग रहे हैं। अब जब 3.5 साल के बाद में जब आपका नंबर आएगा, उस दिन आपको एक एसएमएस आएगा और एक ईमेल आएगा कि भाई आपको बच्चा दिखा रहे हैं हम, मीन्स ये आएगा कारा के तरफ से। तो आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट को खोलना है और उस बच्चे की फोटो आपको दिखेगी आपके लॉगिन के अंदर। वो फोटो देखने के बाद में, और उसके साथ में आपको मेडिकल रिपोर्ट जो होती है उस बच्चे की, और एक चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट होता है जिसके अंदर उसकी सारी जानकारी दी जाती है, और मेडिकल रिपोर्ट में सारी उसकी मेडिकल हिस्ट्री दी जाती है। वो दोनों स्टडी करना है, उसको डाउनलोड करना है, आपके कोई डॉक्टर है तो उसे दिखाना है, और आपको डिसाइड करना है कि ये बच्चा आपको लेना है या नहीं लेना है। एक ही बच्चा एट अ टाइम दिखाया जाता है। अगर आपको इसके लिए 48 आवर्स दिए जाते हैं, 48 घंटे में आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको ये बच्चा लेना है या नहीं लेना है। आपको लेना है तो आप यस बोल दीजिए, और आपको नहीं लेना है तो आप ना बोल दीजिए। अगर आपने ना बोला तो आपको 60 डेज के बाद में दोबारा एक रेफरल आएगा। आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड यू हैव नॉट एक्सेप्टेड, you will get another referral after 60 days। वो सेकेंड रेफरल के अंदर भी आपको एक फोटो
लड़का लड़की जो भी आपने मांगा है वो दिखाया जाएगा। और आपको अगर वो बच्चा पसंद है तो हाँ बोलिए, अगर पसंद नहीं है और उसका मेडिकल रिपोर्ट और चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट भी आपको मिलेगा, वो भी आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। एंड इफ यू वांट टू accept that child, you accept it, and if you don't accept it, then you will get a third and final chance, तीसरा चांस अगेन आफ्टर 60 days। वो चांस आखिरी होगा आपको देखने के लिए, और आपको वो बच्चा लेना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लेते हो, आपने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लेते हो तो आपका वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम सबसे नीचे चला जाएगा। यू विल बी बैक टू दी बिगिनिंग ऑफ द वेटिंग लिस्ट, मीन्स अगेन 3.5 साल आपको रुकना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अगर आपने बच्चा ले लिया, रेफरल को रिजर्व कर दिया, जो वर्ड यूज होता है रिजर्व, बच्चा रिजर्व कर दिया कि भाई मैं ले रहा हूं, और कुछ दिन के बाद में आपकी इच्छा होती है कि नहीं मुझे नहीं, ये बच्चा पसंद नहीं आ रहा है अभी, और आप अगर उसको कैंसिल कर देते हैं कि मैं बच्चा नहीं लेती हूँ, तो आपको दोबारा कारा के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन 1 साल तक नहीं मिलेगा। मीन्स आपका नाम हट जाएगा उसमें से, आपकी वेटिंग लिस्ट में से नाम भी हट जाएगा। आपको 1 साल दोबारा रुक के फिर अप्लाई कर सकेंगे आप। सो रिजर्व करके कैंसिल करना बड़ा जोखिम वाला काम है, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, रेफरल पार्ट हो गया, बच्चे कैसे दिखाए जाते हैं और क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रिजर्विंग चाइल्ड मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगर आपने रिजर्व कर दिया और उसके बाद में 30 दिन के अंदर आपको जो एजेंसी है जहां से बच्चा मिल रहा है, देखिए ऐसा है, आपने महाराष्ट्र बोला है, तो महाराष्ट्र के जो 60, जैसे महाराष्ट्र में 60 करीब 60 इंस्टीट्यूट्स है, इस इंस्टीट्यूट में से कहीं से भी आपको मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि मुझे बंबई में से ही चाहिए, नासिक में से चाहिए या अकोला से ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो अवेलेबल जहां है वहीं से मिलेगा। ठीक है, अभी बच्चा मिलने के बाद में आपको जो है, जो एजेंसी है, वो सारी लिस्ट देगी। वो लिस्ट के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, और वो डॉक्यूमेंट्स लेके वो एजेंसी जो समय देगी, उस समय उस एजेंसी के वहां जाना है, उस शहर जाना है, उनके साथ में बैठना है, और वहां एक अडॉप्शन कमेटी की मीटिंग होती है। अडॉप्शन कमेटी में कौन कौन होता है? अडॉप्शन कमेटी में वो जो एजेंसी है, सा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, और एक डॉक्टर रहेंगे। ये 3 लोग मेनली रहते हैं, और ये तीनों के साथ में आपकी मीटिंग होगी। आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई किए जाएंगे, और आपको बच्चा देना या ना देना इसका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। 99% दिया ही जाता है बच्चा, लेकिन ये एक प्रोसीजर के अंदर है कि जहाँ पे आपको बच्चा देना ना देना इसका डिसीजन, फाइनल डिसीजन उस अडॉप्शन कमेटी मीटिंग में होता है। फिर मीटिंग में हाँ कहने के बाद में आपको बच्चा दिखाया जाता है, और सारे पेपर्स उसके क्रिएट किए जाते हैं। जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में देना है, पेपर सबमिट करना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है, और उसके बाद में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है जो साका रिप्रेजेंटेटिव है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसके। और आपको बच्चा उस वक्त फोस्टर केयर पे दिया जाएगा, एक अग्रीमेंट किया जाएगा। और फोस्टर केयर का मतलब है आपको ये बच्चा आज दे रहे हैं टेम्पररी बेसिस में, टिल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर आता नहीं तब तक। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहां से 1 से 2 महीने के बीच में आपको ऑर्डर मिल जाएगी। तो इस 2 महीने के लिए आप टेम्पररी पेरेंट करके बच्चे को ले जा सकते हैं, और आप उसको अपने बच्चे की जैसा ही देखभाल करेंगे। और जिस दिन तारीख लगेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, उस दिन आपको दोबारा आना पड़ेगा, और आपको बच्चा वहां पे कोर्ट ऑर्डर फाइनल होगी, अगर कोर्ट ने फेवर में दे दिया जजमेंट, और आपको बच्चा परमानेंटली आपका हो जाएगा। आप बच्चे का आपका नाम भी दे सकते हैं, आप उसको जो नाम बदलना है वो बदल सकते हैं, और वो कोर्ट ऑर्डर आने के बाद में आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना के मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अनिल जी स्लाइड चेंज करते हैं। यस हाँ जी, ये मैंने कोर्ट फॉर्मेलिटीज के अभी बता दी आपको। ये बर्थ सर्टिफिकेट तक का ये है। अडॉप्शन के खर्चे कितने हैं, लोगों को इंटरेस्ट रहता है पूछने जानने में कि भाई अडॉप्शन में क्या होता है। तो अडॉप्शन के जो आपका होम स्टडी होता है उसके आज के तारीख में 6,000 रुपये फीस है गवर्नमेंट की। इसके बाद में आपको जो बच्चा दिया जाता है एजेंसी के तरफ से वो उसकी 50,000 की फीस है। और उसके बाद में आपके यहाँ पे जो HSR एजेंसी ने आपकी होम स्टडी रिपोर्ट बनाई है वो हर 6 महीने आपके घर आएंगे, 2 साल तक 4 बार आएंगे, every 6 months to see the progress of the child, the development of the child। और वो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस देख के वो रिपोर्ट बना के अपलोड करेंगे और उनकी फीस रहेगी 2,000 रुपीज पर विजिट आफ्टर एवरी 6 months। ये कोर्ट की फीस होती है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट के अंदर सारी प्रक्रिया बताई है। और अब किसी को कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, तो आई ट्राई टू सेटिस्फाई देम। थैंक यू। यस सर। अटेंडीज में से कोई भी अपना सवाल रखना चाहेगा? एनी क्वेश्चन? सर नमस्कार। यस जी। सर मोहनलाल। नमस्कार, मोहनलाल पटेल बोल रहा था अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं CWC चेयरपर्सन हूँ यहाँ पर। हाँ जी सर। जी सर, हमारे यहाँ एक केस आया है अडॉप्शन का। जी एक विक्षिप्त महिला है, उसके माता पिता जो हैं CWC को बच्चा दे जाते हैं ये कह के कि हम ये अनाथ बच्चा है, मतलब इसका कोई पिता नहीं है। उसकी जो जिन्होंने CWC में पेश किया है उसकी लड़की दरअसल में विक्षिप्त है। तो सर मैं सुन ऐसी नहीं स्थिति पाया, वो जो लड़की है वो क्या है? विक्षिप्त है सर। विक्षिप्त है। हाँ जी, वो शादीशुदा महिला है दरअसल में। जी हाँ जी उसके पति ने छोड़ दिया है उसको कई वर्षों से। ओके ओके ओके। हाँ और वो ऐसे ही फुटपाथ पे घूमती थी। हाँ, और मेंटली जी हाँ हाँ जी, और उसको बच्चा हो जाता है सर। तो उसके जी जो उस जो विक्षिप्त महिला उसके माता पिता जो है जी उस बच्चे को लाके CWC पेश कर देते हैं सर। जी। तो हम कैसे लीगल फ्री करें सर उसको? उसको लीगल फ्री आज नहीं कर सकते, पहले मेडिकल बोर्ड जो होगा आपके वहाँ का सिविल हॉस्पिटल का, जी उसके सामने पेश करके वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसको मेंटली कुछ बीमारी है एंड शी इज नॉट फिट टू टेक हर ओन डिसीजंस। जी वो मेडिकल बोर्ड के पास में आपको जाना पड़ेगा लेके। अच्छा जी। तब वो उनका जो डिक्लेरेशन आ जाएगा उसके बाद में आप लीगल फ्री कर सकते हो उसको। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। या सर इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपसे पूछना भी चाहूंगा। जैसे मदर मेंटली रिटार्डेड थी जी उसका मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट आ जाता है और जी क्योंकि उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया है, जी हाँ। तो ऐसे केस में क्या पब्लिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो सकता है कल वो बायोलॉजिकल फादर आकर क्लेम करे कि मेरा बच्चा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो पब्लिकेशन करना चाहिए जी। और 60 डेज का जो वेटिंग पीरियड है उसके बाद में आप उसको CWC में लीगली फ्री कर देना चाहिए। जी सर। पब्लिकेशन हमारे साथ हरियाणा से उषा रस्तोगी जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। मैडम अपना सवाल रखिए। नमस्कार, उषा रुस्तगी, नमस्कार नमस्कार। रेवाड़ी से हूँ। सर ये कैसे पता लगता है कि वेटिंग कितनी चल रही है? ये वेबसाइट पे दिखता है, पोर्टल पे दिखता है। और सर क्या क्या अगर स्टेट चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं? अभी ये जो नए रूल्स बने हैं, मिशन वात्सल्य आ गया है ना अभी। जी ठीक है, कारा अभी शिफ्ट हो रहा है मिशन वात्सल्य के ऊपर। कारा की वेबसाइट अभी आधी अधूरी चलती है। अगर आप एज अ सा वगैरह अगर लॉग इन करते हो तो आपको मिशन वात्सल्य के ऊपर ले जाते हैं। तो उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिलेगी, है ना, वहां पे आप देख सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी सर हमारे साथ चंदू लड्डा जी हैं, वो अपना सवाल रखेंगे। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब है हमारे सोसाइटी के। जी सर। बोलिए सर। सर प्लीज। हाँ नमस्कार। मेरा सवाल एक्चुअली हेमंत जी तो हमारे अपने घर के हैं, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ उनको, बट सबके जानकारी के लिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि ये जो वेटिंग पीरियड जो 3 साढ़े 3 साल का जो रहता है ये इतना लंबा क्यों रहता है, क्या वजह है इसके लिए? सर, ये वेटिंग पीरियड इसलिए लंबा है कि सिस्टम में बच्चे आते नहीं है, ठीक है। जितने और सभी को 0 to 2 years का बच्चा चाहिए। बड़े बच्चे तो बहुत अवेलेबल है, हजारों में अवेलेबल है, बड़े बच्चे किसी को नहीं चाहिए। एवरीबडी इज अप्लाइंग फॉर 0 to 2 years ओनली। जो टोटल अपना अडॉप्शन हो रहा है कारा के साइड पे, तो 4-4.5 हजार अडॉप्शन होते हैं, उसमें से 85%, 82-85% जो है वो 0 to 2 years का ही है, सभी को चाहिए। अब 0 to 2 years के जो बच्चे हैं वो इतने सारे सिस्टम में आ नहीं रहे, नंबर 1। और ये जो बच्चे सिस्टम में नहीं आने की वजह से आपका वेटिंग पीरियड बड़ा हो जाता है। और कई बच्चे जो है वो लीगली फ्री नहीं होते, क्योंकि ये सारे बच्चे जो है ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इनकी माताएं जो रहती है ये अच्छे बच्चे, हेल्दी बच्चे ही डिलीवर नहीं करते। हमारे पास में मैक्सिमम बच्चे 1500 ग्राम से 1600 ग्राम से 1700 ग्राम के आते हैं। इनको सरवाइव कराना फर्स्ट 3 months इज द बिगेस्ट चैलेंज। ये इतना डिफिकल्ट है जिसकी कोई हद नहीं। बार बार इनके हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, इनका वेट गेन नहीं होता है और बड़ा डिफिकल्ट पीरियड होता है। तो इसमें से इसके वजह से ये लीगल फ्री नहीं होते हैं, ये बीमार रहते हैं, बीमारियां होती है, इनके डेवलपमेंटल डिलेज बहुत मिलेंगे आपको। तो डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चों को आप ऑफर नहीं कर पाते, तो ऑफर नहीं कर पाते तो फिर ये बच्चे हमारे यहाँ रखे रहते हैं, लेकिन सिस्टम में नहीं आ सकते, लीगल फ्री जब तक नहीं होते ये। तो ये वजह है सारी चंदू जी कि जहाँ पे बच्चे सिस्टम में कम होने की वजह से वेटिंग पीरियड लंबा हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो 3.5 साल फिक्स है सर? नहीं, फिक्स नहीं, नहीं, बढ़ते fix जा रहा है।